सोशल चेंज और जो आपका रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। सोशलिज्म इन रशिया, पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो 1914 के पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होने की कोशिश की गई उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया। ठीक है, दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड। ठीक है, ये पार्टी फाउंड हुआ। रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजन कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो लैंड कैसा था वहां पे, जैसे समझ लो कुछ महीनों के लिए ये एग्रीकल्चर करेगा, फिर कुछ महीनों के लिए ये, तो ऐसे पीरियोडिकली वो रोटेट होता रहता था। कोई भी लैंड का मालिक ना हो, ठीक है, प्रॉपर मालिक ना हो। ठीक है, बिकॉज दे वर अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब आपके विलेज में। ठीक है, विलेज में ये लोग एक्टिव थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। तो ये वाली पार्टी फॉर्म हुई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। ठीक है, बिकॉज दे वर एक्टिव देयर। ओके, so this was the party that was formed. Social Democrats disagreed with social revolutionaries about peasants. ठीक है, Lenin felt that peasants were not one united group. तो इन्होंने लगा कि भाई साहब देखो ये इनमें काफी सारा डिविजन्स है। The peasants which need to be actually a part of one united group, that is not happening. The party was divided over the strategy of organization. तो पार्टी भाई साहब डिवीजन था, किस तरह से पार्टी चले, किस तरह से स्ट्रैटेजी हम बनाएं, किस तरह से हम इसको इसमें लाएं। ठीक है, Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like the Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. तो पार्टी पहली बात तो डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कैसा, मतलब एक साथ एक मूवमेंट को सपोर्ट करें हम। ठीक है, डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन। ओके, So यहाँ पे भाई साहब some were poor and others rich, some worked as laborers while others were capitalists who were employed. Okay, so a turbulent time 1905। turbulent time मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका बहुत अफला तफली का माहौल। ठीक है, 1905 का रेवोल्यूशन। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, तसार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, मनमानी। ठीक है, मनमानी मतलब तानाशाही, मतलब जो राजा होगा उसी की मर्जी चलेगी, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। If I am the king, my rule prevails. ठीक है, so Russia was an autocracy. Tsar was not subject to parliament. तसार पे पार्लियामेंट का कोई दबाव या प्रेशर नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो जितने भी लिबरल्स थे उन्होंने कैंपेनिंग की कि भाई साहब ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड एक्चुअली बी पुट टू एन एंड। सो लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। So according to liberals, this should end. ठीक है, तसार का रूल, ऑटोक्रेटिक रूल, तसार की तानाशाही, ये सब खत्म होना चाहिए एज पर लिबरल्स। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। तो जितने भी सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, दे वर्क विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। 1904 में क्या क्या चेंजेस हो रही है देखो। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है देखो, जब हमारे एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस राइज हो जाता है। देखो अगर मैं बोलूं कि प्राइस राइज हो रहा है तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, फैमिली में लोगों को खाना पीना नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। ठीक है, सो देखो आप बोलेंगे कि भाई साहब पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट का इकोनॉमी से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। जब तक आपके सर के ऊपर छत है, आपके टेबल पे खाना है और आपको जीवन की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, तब तक आपको क्या हो रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समझ लो अगर आपके खाने पीने के वांदे हैं, आपके रहने के वांदे हैं और रास्ते से कोई ऐसे इंसान जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ वैसा देख तुम्हारा जो भी आज हाल है ना इसकी वजह से है, तुम जाकर उसको मारोगे। ठीक है, ये इलॉजिकल है लेकिन तुम करोगे ऐसा। तो जितने भी अपलिफ्टमेंट होते हैं या रेवोल्यूशंस होते हैं उनका इकोनॉमी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डायनेमिक्स एज वेल। तो यहाँ पे प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, जितने भी एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस बढ़ गए। रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। कौन है ये? रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। 20% से भाई साहब आपका वेजेस डिक्लाइन हो गया। वेजेस मतलब क्या होते हैं, सैलरी। तो सैलरी का डिक्लाइन हो गया 20% से। मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। जितने भी वर्कशिप एसोसिएशंस थे वो सब बढ़ने लगे। मतलब कैसा है देखो, यहां पे एक फैक्ट्री है, कुछ वर्कर्स हैं, यहां पे एक फैक्ट्री है, कुछ वर्कर्स हैं,
यहाँ पे एक फैक्ट है, कुछ वर्कर्स हैं, अभी इन तीनों का एसोसिएशन बनने लगा, मतलब लोग अभी जमा होने लगे, ठीक है। तो लोग जितना जमा होंगे उतना ज्यादा उन समस्याओं पे गौर करेंगे जिन समस्याओं से सबको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच इज बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, ठीक है। सो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स अरोज ड्रामेटिकली, 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन अ स्ट्राइक। यहां से भाई साहब स्ट्राइक का जो है तो सिलसिला चालू हुआ, ठीक है। तू उसके पेपर में क्या देख रहा था? से तेरा पेपर ही अलग है। 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट जगह थी, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, दीज वर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, so many people actually went on a strike demanding a reduction in the working day to 8 hours। इन्होंने भाई साहब 8 hours के लिए वर्किंग रिडक्शन डिमांड किया, ठीक है। इंक्रीज इन वेजेस, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, ये सब डिमांड करने लगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स द, तो ये भाई साहब क्या हो रहा है, रियल वेजेस मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय। तो एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजेस होता है। एक गांव के मजदूर को जितना पैसा या पगार मिलता है दिन के काम के लिए, वो शहर के मजदूर से डिफरेंट होता है, क्योंकि शहर में खर्चा अलग होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के हिसाब से पे होता है। तो दिस इज कॉल्ड रियल वेजेस। व्हाट इज रियल वेजेस? रियल वेजेस मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है जिससे आप चीजों को बाई आउट कर सके। अगर कोई गांव का मजदूर है उसको कम पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू शहर के मजदूर से, क्योंकि शहर में रहने का, खाने का, ये सब के खर्चे ज्यादा हैं, ठीक है। ओके, so this was basically the revolution that happened। bloody sunday 1905 में ड्राउट हुआ और 1904 to 5 में जापान और रशिया का भाई साहब क्लैश चालू हुआ, ठीक है, जापान और रशिया में, ठीक है। सो ये दोनों चीजें थी भाई साहब। ड्राउट क्या है बॉस ऑफ, ड्राई वेदर कंडीशंस, फेमिन्स। ड्राउट से क्या होता है भाई साहब, आपका फसल अच्छा नहीं होता है, तो दिस गेट्स इंपैक्टेड। 1904 1905 में जापान और रशिया का भाई साहब, तो ये आपका क्या हो गया, इकोनॉमी बहुत वीकेंड हो गई, ठीक है। पीपल हेल्पलेस हो गए, क्रिएटेड एंटी तसार क्लाइमेट, ठीक है। तो देखो जैसे ही ड्राउट आया, दिस वीकेंड द इकोनॉमी, ऑब्वियसली लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, ठीक है। पीपल बिकेम हेल्पलेस एंड इट क्रिएटेड एंटी तसार क्लाइमेट। तो तसार के अगेंस्ट में क्लाइमेट तैयार होने लगा, ठीक है। 1904 फादर गेपॉन लेड वर्कर्स, कॉमन पीपल एंड इंटेलेक्चुअल्स। फादर गेपॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग कैथोलिक्स में प्रीस्ट होते हैं उनको फादर बोला जाता है, ठीक है। So Father Gapon was basically a Catholic priest and he led workers, common people and intellectuals। जितने भी लोग थे इनको लीड करते हुए he was basically Father Gapon एक पीसफुल रिवॉल्ट पे लेकर गए, मतलब कोई उपद्रव ना करते हुए एक पीसफुल प्रोसेशन इन्होंने निकाला, ठीक है। सोल्जर्स अटैक रिवोल्टर्स। अभी यहाँ पे क्या हुआ, तसार ने सोल्जर उतार दिया और ये सोल्जर्स लोगों ने धनाधन अटैक करना चालू किया, ठीक है। सो देयर वाज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ जिससे काफी सारा लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लडी संडे बोला जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अ प्रीटी मच पीसफुल प्रोसेशन दैट वाज टेकन आउट बाय फादर गेपॉन, बट द सोल्जर्स ओपनड अप फायर और इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई, इसीलिए दिस इज नोन एज ब्लडी संडे, ठीक है। 1905 तसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड consultative parliament or Duma। There existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers, ठीक है। So तसार ने क्या किया भाई साहब, allowed the creation, तसार basically allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma। तसार ने भाई साहब Duma create किया। There existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers, ठीक है, ये factory workers से बने थे। Most committees and unions worked officially since they were declared illegal। So ये भाई साहब क्या कर रहे थे, these committees and unions ये क्या कर रहे थे भाई साहब, अनऑफिशियली काम कर रहे थे, क्योंकि इनको भाई साहब तसार ने इलीगल डिक्लेयर किया था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल स्टेटस का दर्जा मिलता था, जितने भी ट्रेड यूनियंस बन रहे थे उनको भी भाई साहब इलीगल स्टेटस मिल रहा था, ठीक है। सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वे प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस प्लेस होने लगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, ठीक है। They were political activities। तसार dismissed the first Duma within 75 days। तो लोगों को एक झांसा देने के लिए पार्लियामेंट या दूमा बनाया गया, चल अभी भी तसार कर रहा था, ठीक है। तसार was still the person who was ruling the country। तसार was the one who was making important decisions and everything was happening according to his wish। So नाम के लिए दूमा या पार्लियामेंट था, but actually everything was happening as per तसार's wish।
तो विद इन 75 डेज ये डिसॉल्व हो गया। ये जो दूमा बना या पार्लियामेंट बना, विद इन 75 डेज इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है। री इलेक्टेड सेकेंड दूमा विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने में फिर से सेकेंड दूमा का निर्माण हुआ। ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक द थर्ड दूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। ठीक है। इन्होंने भाई साहब वोटिंग लॉस को चेंज किया एंड पैक द थर्ड दूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। तो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से भाई साहब इन्होंने पैक कर दिया। कंजर्वेटिव कौन है? हु आर कंजर्वेटिव्स? चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस लाएंगे, लेकिन मोनार्की हमारा बेस्ट है। ठीक है। तो तसार ने क्या किया, चलो दूमा क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें कौन से पॉलिटिशियंस को भर देते हैं? जो भाई साहब आपके पॉलिटिशियंस हु आर बेसिकली, वन सेकेंड, कंजर्वेटिव।
ओके, सो आपका भाई साहब ही चेंज, तो इन्होंने क्या बोला भाई साहब कि वोटिंग लॉ ही चेंज कर देते हैं। ठीक, सब अपना अफला तफली कर रहे हैं। ठीक है, तसार को चाहिए ही नहीं पार्लियामेंट, लेकिन लोग चाहिए पार्लियामेंट 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 कर रहे हैं। तो तसार ने बोला चलो भाई साहब पार्लियामेंट क्रिएट करो। इन्होंने वोटिंग लॉस को ही चेंज कर दिया और वोटिंग लॉस को चेंज किया और पूरे दुमा में क्या भर दिया, कंजर्वेटिव्स को भर दिया। कंजर्वेटिव्स क्या करेंगे, कंजर्वेटिव्स आके बोलेंगे भाई साहब हमारा किंग अच्छा, ठीक है, थोड़े बहुत पॉलिसीज में चेंज करके हमारा किंग ही सही है। ठीक है, सो ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक द थर्ड डूमा विद conservative politicians. So we have seen that there were liberals, we have seen that there were radicals, and we have also seen that there were conservatives. Conservatives basically एक ऐसा ग्रुप था जिसको तसार अपने फेवर में यूज कर सकता था और वही कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट। तो जितने भी रेडिकल्स थे उनको भाई साहब अलग रखा। ठीक है, जितने भी लिबरल्स थे और जितने भी आपके रेवोल्यूशनरीज थे, दे वेर केप्ट आउट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, सो आपका देखो ये तरह इसलिए दूमा होता था उस टाइम पे, असेंबली एक। ठीक है, ओके, सो ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चंस ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। इनको चाहिए ही नहीं था। लिबरल्स और रेडिकल्स अगर आएंगे तो ये भाई साहब क्वेश्चनिंग करेंगे, ये भाई साहब पूछेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इससे इनको दूरी रखो। ठीक है, सो व्हाट ही डिड वाज कंजर्वेटिव्स को पैक कर दिया इसमें। ठीक है, और हर 2 महीने में 3 महीने में असेंबली को डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो जो मर्जी है तसार वही करता जा रहा है। ठीक है, सो ही इज नॉट, नहीं नहीं बाद में देते ना, कल दे दी, हाँ कल दे दी, हाँ ठीक है ना, सब लोग नहीं है तो कल दे देंगे, दे देंगे दे देंगे। ठीक है, he did not want any questions of his authority or any reduction in his power. ठीक है, ओके, सो इसको तसार को ये सब चाहिए ही नहीं था, ये झमेला। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिक्स चला रहा था वो। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया? ओके, अभी यहां पे भाई साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1914 से। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन 1914। अलाइड पावर्स कौन कौन से थे देखिए, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस एंड रशिया, दीज वे द अलाइड पावर्स। और सेंट्रल पावर्स कौन कौन से थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन तुर्की। ठीक है, ये आपके भाई साहब, तो इन दोनों में वॉर चालू हो गया, ये दोनों पूरे एसोसिएशन में आपका वॉर चालू हो गया। ठीक है, सो द वॉर स्टार्टेड बिटवीन दीज 3। ये भाई साहब वॉर, दिस इज वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1914 में अलाइड पावर्स कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। एंड सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ठीक है, सो जब भी वॉर अनाउंस होता है, ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या इस पहले ही भाई साहब ड्राउट हुआ है, फेमाइन हुआ है, प्राइसेस हाई हैं, वेजेस लो मिल रहे हैं, बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं। ठीक है, एसोसिएशंस बन रहे हैं लिबरल्स के और आपके रेडिकल्स के। कंजर्वेटिव्स हाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट देयर इज ऑलरेडी अ टर्मोइल। उसके ऊपर वॉर चालू हुआ तो और ज्यादा टर्मोइल क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये वॉर और ज्यादा इंपैक्ट करने लगा। ठीक है, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंसेस। तो वन वाज बेसिकली द अलाइड पावर अलायंस एंड वन वाज द सेंट्रल पावर अलायंस। ठीक है, सो वॉर ब्रोक आउट, वॉर वाज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो यूरोप के बाहर भी वॉर हुआ और यूरोप के अंदर भी। यूरोप के बाहर मतलब कुछ ऐसे जगह थे जहां पे जो लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन वहां पे वॉर चल रहा था। ठीक है, ओके,
So Russia war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. तो पहले तो भाई साहब सब लोगों ने वॉर को वेलकम किया, हाँ वॉर होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और तसार निकोलस II मतलब ये तसार निकोलस के लड़के थे, इसलिए तसार निकोलस II, ठीक है, इनको सपोर्ट किया। रैलीड अराउंड मतलब इनको सपोर्ट किया, वॉर में लोगों ने तसार को सपोर्ट किया, ठीक है, ओके। तो तसार निकोलस वॉर कंटिन्यूड दो द तसार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द दूमा। तो दूमा तो चल रहा था लेकिन तसार ने उनके साथ कंसल्ट नहीं किया कि भाई साहब वॉर को चलाया जाए, क्या हम पार्टिसिपेट करें, क्या विड्रॉ करें, ये सब कोई कंसल्टेशन भाई साहब इन्होंने नहीं किया, ठीक है। वॉर केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग। तसारिना अलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स। तो तसारिना अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन्स, तो भाई साहब इसकी जो वाइफ थी उनका नाम था भाई साहब अलेक्जेंड्रा और वो थी जर्मनी की, और जर्मनी क्या था, दुश्मन। समझ में आ रहा है ये। तसार की जो वाइफ थी वो जर्मन थी, और अभी अभी आपने देखा कि भाई साहब अलाइड पावर्स किनसे बना हुआ था, नहीं, अलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। और आपके सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से था, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। तो अभी जर्मन क्या हुआ, इनका दुश्मन हुआ ना रशिया का, लेकिन यहां पे तसार की जो बीवी थी वो जर्मन ओरिजिन की थी। समझ में आ रहा है ये। तो अलेक्जेंड्रा का लोग मानते हैं इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, क्योंकि दुश्मन कंट्री से तो आई हुई है। एंड पुअर एडवाइजर्स, ठीक है, पुअर एडवाइजर्स थे इनके पास, किसके पास, तसार के पास, जो इनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अच्छा एडवाइस नहीं दे पा रहे थे। स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन। ये रास्पुटिन उनका भाई साहब रिलीजियस गुरु था, ठीक है। अक्सर ज्यादा करके उपद्रव ये गुरु और महंत लोग ही लाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इन्होंने जो एडवाइस दिया उस पर तसार चल रहा था, और ये रास्पुटिन की वजह से काफी ज्यादा ये अनपॉपुलर हो गए। लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे भाई साहब वैनिश होता गया। पहले तो वॉर को सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम तसार्स, ओके। तो ये थे भाई साहब अलेक्जेंड्रा, शी वाज ऑफ जर्मन ओरिजिन एंड दिस वाज रास्पुटिन हु वाज बेसिकली एडवाइजिंग दिस पर्सन, ठीक है, ओके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी लोगों की जाने गई, ठीक है। ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिकली ग्लिम्स है, ठीक है। ईस्टर्न फ्रंट, नाउ ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों करेक्ट हुए। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। तो आपका ऐसे ट्रेंचेस होते थे, मतलब कैसा होता था, ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे, और इन गड्ढों में भाई साहब वो रहते थे, ठीक है। आप अगर उस टाइम की मूवी, मतलब उस टाइम के सिनेरियो पे बनी हुई मूवीज को देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। बहुत ही बेकार लाइफ होता था ये ट्रेंचेस में, मतलब आधा तो भाई साहब पानी भरा रहता होगा, गड्ढे खोदे जाते थे, बर्फबारी होती थी, बारिश होती थी, और लोग ज्यादा करके गम बूट्स पहनते थे और पानी में ही रहते थे, ठीक है। और वहीं पे भाई साहब बंदूक लिए खड़े रहो, ऐसा, कभी एनिमी ट्रूप्स आएगा उन पे अटैक करो, ऐसा ही चलता है। ट्रेंच लाइफ वाज अ डिजास्टर, ठीक है, मतलब महीनों पर महीनों, साल दर साल ऐसे ही जा रहा है। अभी आप सोचिए 1914 से 1919 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला, और इसमें सारे जितने भी आपके ट्रूप्स थे ऐसे ट्रेंचेस में रहते थे, काल कोठरी में रहते थे भाई, ठीक है। सो कभी भी लाइफ जा सकती है, कभी भी सर के ऊपर बम गिर सकता है, कभी भी दुश्मन की गोली से प्राण जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही चलना पड़ेगा। दीज वर ट्रेंच लाइफ्स, और ट्रेंचेस मतलब बहुत ही डिजास्टर्स थे, ठीक है, दे वर अ डिजास्टर। सो दिस इज हाउ अ ट्रेंच लाइफ। मैंने जैसे बोला, देखो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे और उसमें ही वैसा ट्रूप्स रहते थे, और मतलब महीनों तक वैसे ही बंदूक ताने खड़े हैं, मतलब शिफ्ट में ये 12 घंटा काम करेगा, ये फिर थोड़ा सा सोएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर ये 12 घंटा, ऐसा है शिफ्ट में। लेकिन ये सोने की जगह भी ये गड्ढे में ही है, ठीक है। वहां पे भाई साहब चूहे, बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। ऐसे जंगलों में आपके ऐसे फ्रंट्स होते थे, ठीक है। दीज वेर बेसिकली फ्रंट्स, ओके। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। तो भाई साहब आर्मी मूव करने लगी ईस्ट फ्रंट पे, बैटल्स फाइट होने लगे, लार्ज कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज मतलब काफी लोगों की जाने गई, ठीक है। तो दो फ्रंट पे चल रहा था रशिया में लड़ाई, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट में काफी सारे कैजुअलिटीज हुई, काफी लोगों की जाने गई, ठीक है। देयर वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। सिर्फ आर्मी में इतने लोग मारे जा चुके थे। 1914 से स्टार्ट हुआ 1917 तक, देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज, ठीक है। देयर वर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली डाइड, 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. देखो कैसा होता है,
इसको समझिए, ठीक है। अभी समझो भाई साहब ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फसल उगाई जा रही है, ठीक है। अभी एनिमी कंट्री जैसे जर्मनी के लोग, जर्मनी के ट्रूप्स यहां से आ रहे हैं, यहां पे रशिया के ट्रूप्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये जो जर्नी है बहुत ज्यादा दिन टाइम लगेगा, तो ये लोग यहाँ पे भाई साहब भाग लगाए बैठे हुए हैं, तो ये बहुत टाइम लगने वाला है। तभी तो लोग भाई साहब, लोगों के पास उतना संसाधन नहीं होता था, तो ट्रूप्स मार्च करते हुए ही जा रहे हैं आगे, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो क्या करेंगे भाई साहब, घोड़ों पे, हाथियों पे ऐसे चल रहे हैं, हाथियों तो नहीं, चलो घोड़ों पे चल रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा अगर टाइम लगने वाला, तो ये क्या करेंगे, ये सारे क्रॉप्स को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, जब इसमें से जाएंगे तो इन क्रॉप से जो फसल होगी उसको काट कर भाई साहब बनाकर खाएंगे और वह आगे बढ़ते रहेंगे। सो दे विल, द एनिमी ट्रूप्स विल एक्चुअली use the food crops that were produced in these fields to feed themselves while they are marching ahead. So what Russian army did was destroy all the crops before Germany or the other allied troops came there. समझ में आ रहा है ये? लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? रशिया का हो रहा है ना। रशिया के लैंड में वो क्रॉप कल्टीवेशन हुआ है, उसी को अगर हम बर्बाद कर दे रहे हैं, हाँ, पर्पस ये है कि जर्मनी या अलाइड पावर्स के जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं उसको यूज ना कर पाए। लेकिन क्राइसिस में कौन जाएगा? रशिया, क्योंकि भाई साहब वहां से जो फूड आ रहा था वहां के पॉपुलेशन को फीड कर रहा था। तो रशिया विल इवेंचुअली लैंड इन अ फेमिन और फूड क्राइसिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। जितने भी क्रॉप्स थे और बिल्डिंग्स थे इनको भाई साहब डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है, ताकि बिल्डिंग में ना रह पाए और इन क्रॉप्स का भी भाई साहब फायदा ना उठा पाए। एक्चुअली दीज वेर वेरी कोल्ड लैंड्स, और जब यहां से आर्मी मार्च करती थी तो उसको भाई साहब बार बार खाना चाहिए रहता था, लेकिन नहीं प्रोवाइड करना है उनको, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया, ठीक है। तो ये जो फ्लैट लैंड्स थे, यहां से लोग कहां जाएंगे? दे बेसिकली केम टू रशिया। तो मतलब क्या हो गया, 3 मिलियन लोग रशिया में एंटर कर गए। ये आर्मीज नहीं थी, ये रेफ्यूजीज थे, क्योंकि इनके बिल्डिंग्स को और इनके क्रॉप्स को रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। तो भाई साहब इनको शरण भी देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? सो देयर वर 3 मिलियन रेफ्यूजीज दैट लैंडेड अप इन रशिया, ठीक है। तो अभी देखो, अगर अचानक से पॉपुलेशन बढ़ जाए, विल इट क्रिएट अ स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट? ऑब्वियसली यस। विल इट क्रिएट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट? यस। सो मेनी मोर पीपल हैव टू बी फेड ऑन, ठीक है, सो मेनी मोर पीपल हैव टू बी केटर्ड टू। वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री। वॉर का बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडस्ट्री पे भी पड़ा, क्योंकि आपके ज्यादा करके इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस वॉर को सपोर्ट करने में जा रहे थे। पैसा जो बन रहा था वो वॉर को सपोर्ट करने में, आर्मी पे वॉर को सपोर्ट करने में, ठीक है। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वेर वेरी फ्यू इन नंबर। रशिया में उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए इनकी इंडस्ट्रीज वेर फ्यू इन नंबर, एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी, ठीक है। तो जर्मनी ने बाल्टिक सी पे कंट्रोल कर लिया था। अभी बाल्टिक सी से काफी सारा जो प्रोडक्ट आता था वो रशिया में जाता था, लेकिन बाल्टिक सी का भाई साहब रूट ही बंद कर दिया जर्मनी ने, तो अभी रशिया तक माल नहीं पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो ऑलरेडी एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। रशियाज ओन इंडस्ट्री वे फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ओवर द बाल्टिक सी। So Germany was controlling the Baltic Sea, because of which there was a complete cutoff and Russia was not receiving its supplies. Russia को supplies नहीं मिल रहे थे, ठीक है। Okay. 1916 में क्या हुआ? Railway lines began to break down, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब टूटना नहीं होता है, ब्रेक डाउन मतलब फेलियर होता है, ठीक है। ओके, ये देखिए रेलवे लाइंस भाई साहब ऐसे टूटने लगे, ठीक है। दीज वर रेलवे लाइंस, ठीक है। वॉर की वजह से स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वे शट डाउन। तो रेलवे लाइंस भाई साहब बम से उड़ा दिए जा रहे हैं, तो पूरा रेलवे लाइन भाई साहब शट ऑफ हो गया। तो जो थोड़ा बहुत जो आपको अनाज रशिया तक पहुंच रहा था वो भी बर्बाद हो रहा है अभी, ठीक है। स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वे शट डाउन। छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स थे जिसमें एसेंशियल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी शट डाउन हो गए, ठीक है। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत बड़ी तादाद में ग्रेन वाज सेंट टू फीड द आर्मी, ठीक है भाई। वो ग्रेन जो एक्चुअली में लोगों को खिलाया जाता था, वो फूड ग्रेन जो लोगों को दिया जाता था, अभी आर्मी के सप्लाई में जा रहा है भाई साहब, ठीक है। रायट्स एट ब्रेड शॉप्स वेर कॉमन। तो भाई साहब खून खराबा हो रहा था ब्रेड शॉप्स में। ब्रेड शॉप में जहां पर रोटी मिलती, मतलब हम तो रोटी खाते हैं, वो पाव खाते हैं, ठीक है। सो ब्रेड शॉप्स में रायट्स होने लगे, मारामारी होने लगी, खून खराबा होने लगा।
क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था और सामग्री भी नहीं थी। ओके, तो ऐसा देखो, एक ब्रेड शॉप में अगर आप देखोगे, दिस वाज द अमाउंट ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड टू परचेज राशन। ठीक है, सो दिस वाज द अमाउंट ऑफ पीपल दैट दे हैव गैदर्ड। ठीक है, रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भाई साहब रशियन सोल्जर्स है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ज्यादा करके भाई साहब अपने पैदल चलने वाले लोग हैं ये। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके ओके ओके, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अभी पेट्रोग्राड भी वैसे अब एक जगह है रशिया में। ठीक है, ओके, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे। ठीक है, ओके, सो व्हाट हैपेंड इन 1917, कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वे ग्रिम। पेट्रोग्राड बेसिकली रशिया का कैपिटल था उस टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भाई साहब ग्रिम हो चुकी थी। ग्रिम मतलब बहुत ही टेंशन वाला माहौल हो गया था। ठीक है, पहली बात तो फूड शॉर्टेजेस था। फूड शॉर्टेजेस क्यों था? वॉर चल रहा था, ज्यादा सप्लाईज किसको जा रही थी? आर्मीज को। दूसरा क्या था भाई साहब, बाल्टिक सी में जर्मनी ने कंट्रोल करके रखा था, तो वहां से जो सप्लाईज आ रही थी वो बंद हो गई थी। तीसरा क्या था भाई साहब, मतलब खुद रशिया में 3 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए थे, क्योंकि रशियन आर्मी ने क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था, जितने भी क्रॉप्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नेबरिंग क्रॉप्स और हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वहां से एंट्री ना हो। ठीक है, सो इसके वजह से भी, और आपके फेमिन्स और ड्राउट्स तो हुए ही थे। इन सारी चीजों की वजह से भाई साहब फूड शॉर्टेजेस का एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था, डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। तो यहाँ पे वर्कर लोग जो काम कर रहे थे फूड शॉर्टेजेस को डीपली फील कर पा रहे थे। देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, सो पेट्रोग्राड में एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो रहा था। लोगों के पास जब खाने को नहीं होता है तो सबसे बड़ी टेंशन होती है। जब आपके परिवार वाले भूखे होते हैं तो इससे बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। ठीक है, इससे बड़ा आक्रोश वाला स्थिति नहीं हो सकता। ठीक है, okay, parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma। ठीक है, तो पार्लियामेंटेरियंस क्या मानते थे भाई साहब, इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, और तसार जो था वो बार बार क्या कोशिश कर रहा था, दूमा को डिसॉल्व करने। ठीक है, द तसार वाज कंटिन्यूअसली अटेम्प्टिंग टू डिसॉल्व द दूमा, ही वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू डिसॉल्व द दूमा, बट पार्लियामेंटेरियंस वेर अपोज टू इट, बिकॉज दूमा एक पार्लियामेंट था और वही लास्ट रे ऑफ होप था। ठीक है, 22nd of February, lockout took place at a factory on the right bank. Workers in 50 factories called a strike in sympathy. Lockout मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का बंद होना। ठीक है, इसे लॉकडाउन बोलते हैं ना, तो लॉकआउट हो गया एक फैक्ट्री। लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो राइट बैंक में एक फैक्ट्री था और वहां पे लॉकआउट हो गया। वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। 50 फैक्ट्रीज से वर्कर्स ने स्ट्राइक बुलाया। वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। ठीक है, दिस केम टू बी, आज की तारीख में जो हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो इसी दिन को रखकर करते हैं। ठीक है, वुमेन्स डे इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। ठीक है, वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक, दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, सो द पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग इन द दूमा दैट हैपेंड इन February 1917। तो इतने लोग भाई साहब इकट्ठे हुए थे दूमा में। ठीक है, so many people have gathered। 25th of February the government suspended the Duma again। ठीक है, बार बार गवर्नमेंट दूमा को, ठीक है क्रिएट हो, चलो फिर कुछ दिनों बाद उसको सस्पेंड कर दो, फिर कुछ दिनों बाद उसको डिसॉल्व कर दो। तो गवर्नमेंट अगेन सस्पेंडेड द दूमा। तो इन्होंने भाई साहब फिर से दूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट द मेजर। डेमोन्स्ट्रेशंस रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th। फिर से डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे। 27th of February पुलिस हेडक्वार्टर्स वेर रैंसैक्ड। रैंसैक का मतलब क्या होता है? पब्लिक बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस के हेडक्वार्टर्स को पूरा तबाह कर दिया। रैंसैक करना मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आना और तबाह कर देना। ठीक है, सो पुलिस हेडक्वार्टर्स वेर रैंसैक, स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। तो स्ट्रीट्स में भाई साहब लोग भर गए, रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। इन सब चीजों में भाई साहब बहुत उपद्रव होने लगा। गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर से आर्मी बुलाने की कोशिश की।
कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। कैवलरी ने बोला भाई साहब नहीं, ये हमारे ही लोग हैं, हम इस पे फायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कैवलरी बुलाई, मतलब आर्मी बुलाई टू कंट्रोल द डेमोन्स्ट्रेटर्स, बट कैवलरी में जो आर्मी मैन थे दे रिफ्यूज टू ओपन द फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स बिकॉज ये खुद के ही लोग थे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, ऑफिसर वर शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट। एक ऑफिसर की हत्या हुई। सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द दूमा मेट, ठीक है। 28th of February डेलीगेशन वेंट टू सी द तसार। एक डेलीगेशन बना और दे वांटेड टू सी द तसार, किंग के साथ सीधा मीटिंग करेंगे। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, मतलब अवॉइड करो, ठीक है। मिलिट्री कमांडर्स ने बोला। 2nd of March सोवियत लीडर्स एंड दूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। इन्होंने भाई साहब क्या कर दिया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दिया, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना दिया कंट्री को रन करने के लिए, ठीक है। सो Soviet leaders and the Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future world would be decided by a constituent assembly. तो रशिया का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा कैसे, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेट्रोगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है। आफ्टर फेब्रुअरी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव। ये सारे चेंजेस होने लगे भाई साहब, ठीक है। आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भाई साहब इन लोगों ने सपोर्ट किया। पब्लिक मीटिंग पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा था उसको हटा दिया गया। एसोसिएशंस पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगा था उसको भी हटा दिया गया। मतलब नाउ इट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। आफ्टर फेब्रुअरी, अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। अभी देखो एग्जाइल क्या होता है, पहले के जमाने में जैसे समझ लो कोई पॉलिटिकल लीडर है, इसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो राजा क्या करता था, इसको उठाकर किसी कारावास में डाल देता था, जेल में नहीं डालता था। एग्जाइल मतलब किसी और लैंड में भेज देता था, किसी आइलैंड में भेज देता था, ठीक है। दैट वाज नोन एज एग्जाइल। तो व्लादिमीर लेनिन को भी तसार ने एग्जाइल में भेज दिया था। नाउ ही रिटर्न, ठीक है। बोल्शेविक लीडर, ये बोल्शेविक लीडर थे एंड ही रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जाइल, ठीक है। तो ही वाज बेसिकली वेलकम्ड बाय ऑल हिज सपोर्टर्स, ठीक है। Opposed the war, he opposed the war, he felt it was time for Soviets to take over power. इन्होंने बोला कि भाई साहब now it is us public that should be forming the government. So he clearly stated that it's time for the Soviets to take the power, ठीक है, to take the power from the Tatar. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and banks be nationalized. तो इन सब चीजों को इन्होंने बोला कि भाई लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए, ठीक है। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. तो बोल्शेविक पार्टी को इन्होंने नामकरण को भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी बनाया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। सो इनका नाम चेंज हो, ठीक है, रेडिकल एम्स। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वेर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस, ठीक है। अप्रैल थीसिस से भाई साहब ये सरप्राइज थे, ठीक है। ओके ओके चलेगा चलेगा। राइट राइट राइट।
Okay, so most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. ठीक है, तो भाई साहब ये सब बहुत सरप्राइज हो गए, ये क्या है? They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution. ऐसा उन लोगों को लग रहा था कि भाई साहब अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, हाँ चलिए रेवोल्यूशन समझ में आता है, तसार को ओवरथ्रो करने का प्रोसेस समझ में आता है, लेकिन अलग से एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करने का अभी तो शायद राइप कंडीशन नहीं है. ठीक है, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड. तो कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं. हाँ, सोशलिस्ट गवर्नमेंट मतलब वेलफेयर वाला गवर्नमेंट. मतलब यहां पे क्या है कि जितने भी प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो गवर्नमेंट ओन करेगा, नॉट बिजनेस. देखो समझो, सोशलिस्ट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? समझ लो ये कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, ये एक राष्ट्र है और ये एक बेसिकली राष्ट्र है. लेट्स से ए है और ये बी है. ठीक है, यहां पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ज्यादा करके प्राइवेट ओनर्स हैं. ठीक है, तो प्राइवेट ओनर्स जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं, अपना प्रॉफिट. चाहे कोलगेट टूथपेस्ट हो, चाहे भाई साहब पेप्सी हो, चाहे भाई साहब नाइकी शूज हो, ये सारी चीजें जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप में है. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जब कोई चीज को प्रोड्यूस करती है तो वो क्या टारगेट करती है? वेलफेयर. ठीक है, वो बेसिकली वेलफेयर को टारगेट करती है. तो अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट मेथोडोलॉजी ऑल प्रोडक्शन हाउसेज शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, प्राइवेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 20% इज पब्लिक एंड 80% इज गवर्नमेंट. 20 क्या बोलेंगे, 10%. मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सिर्फ अपने पास क्या क्या रखेगा, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, इसको रखेगा. और 90% आपका भाई साहब क्या होगा? प्राइवेट. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? वेलफेयर में 90% प्रोडक्शन जो है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और जस्ट 10% आपका प्राइवेट. इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है. इंडिया भाई साहब आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है. इंडिया में भाई साहब 50-50 है. ठीक है, आप देख लो ना, आप सुबह से उठकर जितनी भी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, एक टूथपेस्ट हो गया, ये प्राइवेट हो गया. एक भाई साहब साबुन हो गया, वो भी आपका प्राइवेट हो गया. ठीक है, लेकिन जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, जो रोड आप यूज कर रहे हो स्कूल जाने के लिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. जो रेलवेज आप यूज कर रहे हो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. जो बस आप यूज कर रहे हो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. तो आप देखोगे मिला जुला है आपका. ठीक है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोडक्शन दैट यू कंज्यूम फ्रॉम डे टू नाइट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड 50% इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स. तो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता है भाई साहब जैसे यूएस का इकोनॉमी. आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे, आपका लेट्स से यू नो बिल गेट्स हो गए या लेट्स से जेफ बेजोस, ऑल दीज आर अमेरिकन पीपल. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बिजनेस सपोर्टिव इकोनॉमी. इनका भाई साहब जितना पैसा जिसको कमाना है कमाओ, लीगल तरीके से, कोई रोक टोक नहीं है. ठीक है, सो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. ठीक है, आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी मतलब जैसे चाइना का. चाइना में कोई बिजनेसमैन आप सुनेंगे ही नहीं, जबकि भाई साहब डेवलपिंग इकोनॉमी है. एक बिजनेसमैन आए थे, जैक मा इनका नाम था, जिन्होंने भाई साहब अलीबाबा को स्टैब्लिश किया था. जेफ बेजोस से भी ज्यादा बड़ी कंपनी थी ये. ठीक है, अमेजन से भी कहीं ज्यादा बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी थी. तो अभी आप उनका नाम ही नहीं सुन पाएंगे. कभी इक्का दुक्का कोई एक बिजनेसमैन का नाम आप चाइना से सुनेंगे, बिकॉज चाइना में बिजनेस सपोर्ट ही नहीं होता है. ठीक है, ज्यादा करके जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, दे आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. तो कार्ल मार्क्स का मानना ये था, या जितने भी सोशलिस्ट लीडर्स का मानना ये था कि भाई जितने भी आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करने दो. ठीक है,
क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो वेलफेयर होगा, अगर कैपिटलिस्ट कंट्रोल करेंगे तो वेलफेयर नहीं हो पाएगा। भाई कैपिटलिस्ट का मुद्दा क्या है? प्रॉफिट। लेकिन एक दूसरा नजरिया यह है कि आप जितना कंपटीशन यहां पे बढ़ाएंगे उतना ही मतलब आपका क्योंकि देखो प्रॉफिट कब बनाएंगे? जब लोगों का भरोसा जीत पाएंगे, और लोगों का भरोसा आप कब जीत पाएंगे? जब आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे। ठीक है, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज की तारीख में बूमिंग है, इसको संभालने के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, बट यहां पे गवर्नमेंट का डोमिनेंसी रहेगा, गवर्नमेंट विल बी डोमिनेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसा सोशलिस्ट इकोनॉमी, दिस इज बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सो मतलब जब तसार तो जाने वाला था, आज नहीं तो कल जाने ही वाला है, सारे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रैश हो रहे हैं। ठीक है, तो लेनिन ने समझा कि भाई साहब देखो आज नहीं तो कल तसार को भी छोड़ना पड़ेगा। ऑल मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन ऑल ओवर यूरोप आर क्रैशिंग, दिस विल ऑल्सो क्रैश, ही न्यू इट, बट इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट विद अ डेमोक्रेटिक फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई नॉट रिप्लेस इट विद सोशलिस्ट? और इसीलिए व्लादिमीर लेनिन ने मोर्चा निकाला। ठीक है, सो वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म, ये सब कमिटीज बोलने लगे, लोग जुड़ने लगे। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, सोल्जर्स कमिटीज वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी। जून, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviets. Provisional government saw its power reduce. Bolshevik influences grew. ठीक है, it resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. ठीक है, तो भाई साहब Bolshevik influence भाई साहब बढ़ने लगा, resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. ठीक है, तो अभी क्या करने लगे भाई साहब? ये लीडर्स को अरेस्ट करने लगे, वर्कर्स को अरेस्ट करने लगे टू कर्ब डाउन द मोशन। ठीक है, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Peasants seized land between July and September 1917. ठीक है, so this is basically Vladimir Lenin who is addressing workers in April 1917. ठीक है, the July days, a pro-Bolshevik demonstration on 17 July. तो आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे फायरिंग हो रही है, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये फायरिंग से मर गए हैं। ठीक है, सो ऐसे अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती थी। द जुलाई डेज, अ प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17th of July बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। तो यहाँ पे भाई साहब आर्मी इन पे अंधाधुंध फायर कर रही है। ठीक है, इट इज बेसिकली फायरिंग। Revolt of October 1917, conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew. Bolshevik और provisional government के बीच में conflict चालू हो गया। Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. इनको मतलब अंदाजा था कि भाई साहब चलिए मोनार्कियल रूल तो गया, लेकिन अभी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट शायद डिक्टेटर बन जाए, डिक्टेटरशिप। ठीक है, he began discussions. So what he did was he began discussions for an uprising against the government. Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to a socialist seize of power. ठीक है, तो लेनिन ने बोला भाई साहब पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक, ठीक है, इन्होंने बोला भाई साहब व्हाट, लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree on a socialist seize of power. तो ये भाई साहब पावर सीज करें। ठीक है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी was appointed, ठीक है, to Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. Military Revolutionary Committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize this seizure. ठीक है, 24th of October, Prime Minister Krasinski had left the city to summon troops. Military men loyal to the government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. ठीक है, फटाफट से भाई साहब कार्रवाई होने लगी। Pro government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. ये सारे कार्रवाई तनाधन होने लगे। ठीक है, at a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. तो सब लोगों ने बोल्शेविक एक्शन को भाई साहब सपोर्ट किया। ठीक है, ओपन मीटिंग में। ओके, तो लेनिन बस बेसिकली दिस इज वेयर इज लेनिन, दिख रहा है क्या भाई साहब? लेनिन लेफ्ट एंड ट्रोट्स्की राइट
विथ वर्कर्स एट पेट्रोग्राड। तो टोटोस्की के साथ ही भाई साहब इन्होंने एलिवेशन बना लिया। तो दिस इज बेसिकली लेनिन एंड टोटोस्की हु आर असेंबल्ड एट पेट्रोग्राड। ओके, what changed after October? Bolsheviks were totally opposed to private property. So they were absolutely opposed to the concept of private property. इनके हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारे फसाद की जड़ है। ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड, ये भाई साहब नेशनलाइज होने लगे। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। तो नोबल मैन, जो क्लर्गी मैन, जो भाई साहब नोबल मैन कौन थे? जो भाई साहब तसार की जी हुजूरी करते थे, चमचागिरी करते थे। इनके पास भाई साहब बहुत वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड था। तो बोल्शेविक ने बोला सारे लैंड को हथिया लो, जितने भी फार्मर्स हैं लेट्स टेक देयर लैंड अप। ठीक है, कुछ तो करते नहीं है ये। ठीक है, सो लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को भाई साहब एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, तो सोशल हक है। ठीक है, एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो चाटुकारिता में भाई साहब बिलीव करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके भाई साहब राजा महाराजा हैं उनके हाथ जोड़ के चमचागिरी करते थे, उनको हम नोबल मैन बोलते थे। इनके लैंड को हथिया लो। ठीक है, सो बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो जितने भी भाई साहब बड़े बड़े फैमिलीज थे उनके लार्ज हाउसेस को फैमिली रिक्वायरमेंट्स के साथ इन्होंने बांट लिया। ठीक है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी अभी डिसॉल्व हो गई। बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो ओल्ड टाइटल्स हुआ करते थे, सर, ठीक है, या भाई साहब किंग, तसार, ये सब बैन हो गया। ये सब जो टाइटल्स हुआ करते थे, किंग वगैरह, तसार वगैरह, सबको बैन कर दिया। ऑल ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब मोनार्कियल रूल को सपोर्ट करता हुआ जितना भी ओल्ड टाइटल्स था सबको बैन कर दिया गया। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड was chosen। तो सोवियत हैड को चूज किया गया। ठीक है, Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to get majority support. January 1918, Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. ठीक है, तो Assembly rejected Bolshevik measures, Assembly में भाई साहब रिजेक्टेड किया और लेनिन ने भाई साहब Assembly को डिसमिस कर दिया, भाग यहाँ से, Assembly नहीं चाहिए। ठीक है, Assembly ने Bolshevik measures को क्रिटिसाइज किया, डिसमिस किया, लेनिन ने पूरे Assembly को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके। He thought that all Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. Okay? Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. Okay? Bolsheviks became the only party to participate in the elections to all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब जर्मनी के साथ पीस बनाया और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया। तुम ना अगले बार से यहां पे बैठोगी या अलग बैठो? अभी तुम हाँ, सिट देयर। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वे केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल। सीक्रेट पुलिस कॉल द चेकाफर्स, द लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी पनिश दोस हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। भाई साहब इनके भी अलग अलग खतरनाक तरीके थे। बोल्शेविक रेवोल्यूशन में बोल्शेविक्स लोग ऊपर तो आए, लेकिन रशिया में इनको भी अपोज करने वाले लोग थे, तो इनको भी क्रश किया गया। दे वर ऑल्सो क्रश्ड। ठीक है, whosoever tried to criticize. Many young writers and artisans rallied to the party because it stood for socialism and for change. ठीक है, the civil war, Bolsheviks ordered land distribution. तो लैंड का भाई साहब रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अभी लैंड ये जो आपके नोबलमैन हैं और क्लर्गीमैन हैं इनसे लेकर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये जो अभी तक बड़े बड़े लोग थे जिनका लैंड पे कब्जा था, उनके लैंड को हथिया के बाकी सब में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप। तो रशियन आर्मी टूटने लगी भाई साहब। ठीक है, सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे आर्मी है। ठीक है, इस आर्मी में ज्यादा करके सोल्जर्स थे। अभी यहाँ पे लैंड है जो पहले बड़े लोगों के पास ही था, अभी ये लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सब में भाई साहब बांटा जा रहा है ये लैंड।
तो ये लोग भी, अरे भाई साहब कौन आर्मी में रहेगा, आर्मी में हम इसलिए हैं क्योंकि हमको भाई साहब खाने के बांधे हैं, ठीक है, आर्मी में कम से कम खाना तो मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, तो आर्मी में हम इसलिए हैं। अभी भाई साहब हमको उधर लैंड मिला तो हम लैंड में जाकर खेती बाड़ी करें ना, काहे अपना जान जोखिम में डालें, ठीक है। सो द आर्मी स्टार्टेड टू ब्रेक अप, क्योंकि यहाँ पे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, जो बड़े लोगों का लैंड था उनसे छीनकर गरीबों को दिया जाने लगा। सो एवरीवन विल गेट अ शेयर ऑफ लैंड। सो दीज आर्मी पीपल हु वर मोस्टली पीजेंट्स, दे स्टार्टेड गोइंग बैक, ठीक है। तो ये क्या हो लेगा, आर्मी टूटने लगी, ठीक है, आर्मी। तो सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. ठीक है, 1918 and 1919, the Greens, that is social revolutionaries, and the Whites, that is pro-Tsarist, controlled most of the Russian Empire. ये ज्यादा करके रशियन एम्पायर को कंट्रोल करते थे। They were backed by French, American, British, and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. ठीक है, तो द ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। इन्होंने भाई साहब पूरे रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया था। कौन कौन बैकअप कर रहा था, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फोर्सेस वे वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। अभी सोशलिज्म से रशिया में तो फैल रहा था, लेकिन दूसरे लोग भी थोड़ा डर गए थे कि भाई अगर हमारे यहां भी सोशलिज्म आ गया तो हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। मोनार्कियल रूल तो क्रैश हो गया, चलो बनता है, लेकिन अभी अगर सोशलिज्म हमारे यहां पे आ गया तो ये भी क्रैश हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये डर दूसरे कंट्रीज में होने लगा। सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टुक आर्ड स्टेप्स विद पीजेंट्स हु सीड्स लैंड। तो व्हाइट्स लोग जो थे इन्होंने क्या किया भाई साहब, इनके लैंड गए हुए थे, पीजेंट्स से इनका लैंड ले लिया था, बहुत हार्ड स्टेप्स लिया, मर्डर ऑर्डर करने लगे, ठीक है। एक्शंस लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्शेविक्स, ठीक है। तो भाई साहब ये जो एक्शन लिया इन्होंने, अभी तक जो नॉन बॉल्शेविक थे, मतलब जो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, या रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अभी तक इनको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ये जो पीजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने लगे, इनसे इनका सपोर्ट चला गया, ठीक है। ओके, जनवरी 1920 बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। दे सक्सीडेड टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम jihadists. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik, ठीक है। In Khiva, the Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. तो बहुत बड़े पैमाने पे हत्याएं हुई, लोकल नेशनलिस्ट का मर्डर हुआ, ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, ठीक है। सो दिस वाज हैपनिंग, पूरे रशिया में अफला तफली मची हुई थी। ऐसा नहीं कि वैसा पीस कंट्रोल मोशन था ये, ठीक है। So what changed after October? Making a socialist society, Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Socialized मतलब जो बड़े लोगों से इन्होंने इनको मिला था। सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। सिविल वॉर मतलब कंट्री में आपस में लोगों के बीच में वॉर, ठीक है। सिविल वॉर बेसिकली मीन्स दैट within the country people fight with each other, so that basically means civil war. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized, ठीक है। Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be, ठीक है। collective work is officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. तो इन्होंने भाई साहब 5 साल के प्लान्स बनाने लगे। They started making 5-year plans कि कैसे 5 साल में हम कितना ग्रोथ किस इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट कर पाए, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, बढ़ने लगा भाई साहब। बिटवीन 1929 एंड 1933 by 100% in case of oil, coal and steel, almost 100% प्रोडक्शन बढ़ चुका था, ठीक है। इन सालों के बीच में 1929 से लेकर 1933 तक आपके ऑयल में, कोल में और स्टील में प्रोडक्शन 100% बढ़ चुका था, ठीक है। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अभी देखो क्या हो रहा है, बहुत जोरों शोर से भाई साहब कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
तो लोगों को पड़ी नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है कैसे रह रहा है, काम करके दो, पैसा लो काम करके दो, ठीक है। सो पुअर वर्किंग कंडीशंस, इस तरीके के पुअर, ठीक है। मैग्नेटस्कॉक, दिस इज बेसिकली अ प्लेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। एक स्टील प्लांट को बनने के लिए कम से कम भाई साहब 10-15 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर स्टील प्लांट को फंक्शनिंग करने के लिए, और इन्होंने 3 साल में बना डाला। तो समझिए कितने जोरों शोर से काम चल रहा था, ठीक है। हाउ स्पीडली इट वाज वर्किंग। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स, ठीक है, इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हुआ करता था। पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। तो आप समझिए भाई साहब ठंडी में, ठीक है, -40 डिग्री का सेंटीग्रेड है, यहां पे वर्कर्स को रखा गया है, ठीक है। 4थे माले पे वर्कर्स हैं, 3रे माले पे हैं, 2रे माले पे हैं, पहले माले पे हैं, यहां पे काम चल रहा है भाई साहब। टॉयलेट भाई साहब यहां पे है, अभी 40 डिग्री पे जहां पे बर्फ गिर रहा है, इस इंसान को भाई साहब नीचे आकर यहां तक जाना पड़ेगा टॉयलेट यूज करने, ठीक है। सो दीज वेर एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, ठीक है, पीपल, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई साहब, भाई साहब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ हो जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। People had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. ठीक है। Schooling system developed. Arrangements were made for factory workers and pigeons to enter universities. Crèches were established in factories for children of women workers. तो इन्होंने भाई साहब crèches बना दिए, ठीक है। ऐसा फैक्ट्री में काम चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जरूरत है, यहाँ पे ऐसे crèches बना दिए जहां पे अपने बेबीज को रख सके, ठीक है, अपने चिल्ड्रन को रख सके। ओके। Cheap public health care was provided, ठीक है। Modern living quarters were set up for workers. तो ये सारे चेंजेस आने लगे वर्कफोर्स में। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, लेनिन के फॉलोअर थे स्टालिन। आफ्टर लेनिन स्टालिन टुक ओवर, ठीक है, और इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन किया। प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट किया जाएगा, दिस इज नोन एज कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। इन्होंने भाई साहब फिक्स कर दिया इसी प्राइस पे ग्रेन सोल्ड होना है। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। गवर्नमेंट को सेल करने से ये मतलब नहीं, हमको इतने कम दाम में नहीं करना है। स्टालिन ने क्या किया, हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन ही टुक ओवर, ठीक है। स्टालिन इंट्रोड्यूस्ड firm emergency measures, ठीक है। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. अभी देखो ग्रेन्स की कमी है, तो जितने भी रिच पीजेंट्स हैं वो भाई साहब होल्ड करके रखेंगे ताकि और दाम बढ़े, हम तब जाकर रिलीज करेंगे, सोने के भाव के हो जाए तब जाकर इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया भाई साहब, स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो सारे सप्लाईज को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, सारे सप्लाईज को जब्त कर लेंगे, ठीक है। 1928 व्हाट ही डिड, party members stood in the grain producing areas supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well to do peasants। तो आपके जितने भी बड़े बड़े peasants थे, मतलब जिन पैसे वाले जो फार्मर्स थे, इनको क्या बोला जाता था, कुलाक्स। इनके घरों में जाकर रेड मारना, इनके फैक्ट्रीज में जाकर रेड मारना और देखना कि इनके पास भाई साहब पाइल स्टॉकअप है कि नहीं, कहीं पे इन्होंने स्टॉकअप करके रखा है कि नहीं। द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। तो अभी भाई साहब सारे फार्म से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करो, ठीक है, कलेक्टिवाइज फार्म्स। लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, ठीक है। स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। अभी भाई साहब स्मॉल साइज, इसको क्या मॉडर्नाइजेशन करेंगे। 1929 पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। तो सारे पीजेंट्स भाई साहब कलेक्टिव फार्म्स में आकर अपना खेती बाड़ी करें। द बल्क ऑफ लैंड एंड इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, ठीक है। ये कलेक्टिव फार्म्स बन गए। A poster during collectivization, it stated we shall strike at the kulak working for the decrease in cultivation। तो ऐसे भाई साहब पूरा कलेक्टिव फार्मिंग होने लगी। Peasants worked on the land and the kolbo's profit was shared। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock, ठीक है। 1929 and 31 number of cattle fell by 1/3। बहुत सारे कैटल मर गए, ठीक है। Those who resisted cultivization were severely punished। जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को अपोज किया उनको मौत के घाट उठा दिया जाता था। स्टालिन was very brutal,
ठीक है। एट टाइम्स ही हैज बीन टर्मिनेटेड इन हिस्ट्री, उनको हिस्ट्री में बताया गया कि ही वाज मोर ब्रूटल देन इवन हिटलर, ठीक है। Many were deported and exiled. Peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. थोड़ा बहुत इन्होंने कल्टीवेशन अलाउ किया, इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, लेकिन बड़े बेरुखी से पेश आते थे। तो ज्यादा करके कलेक्टिवाइजेशन को ही इन्होंने सपोर्ट किया। सब लोग आकर एक फार्म में भाई साहब कलेक्टिवली फार्मिंग करेंगे, ठीक है, किसी का इंडिपेंडेंट लैंड नहीं रहेगा, ओके। In spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 and 33 led to most devastating famines. Soviet history, over 4 million people died. सूखे में भाई साहब इतने लोगों की मृत्यु हुई। Stalin and his sympathizers चार, तूने एक पॉइंट भी नहीं लिखा है, मैं तेरा नोट करूं ना, तू ना कभी नोट नहीं करता है, मुझे मालूम है। You think yourself to be some superhuman being? ना मार्क्स आते हैं ना कुछ। Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. 2 million were in prisons of labor camps. ठीक है, प्रिजन में आ गए भाई साहब 2 million in labor camps or in labor camps. Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. तो मतलब अफला तफली का माहौल था। स्टालिन भाई साहब देख नहीं रहता किसको मारा जाए, ठीक है। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930s, तो इस तरह का फैक्ट्री डाइनिंग हॉल हुआ करता था 1930s में। ये तुम लोग का हो गया क्या भाई साहब? हाँ, डन डन डन, चलिए स्टेबल कीजिए फटाफट। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, ठीक है। तो द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक ने बोला भाई साहब हमारा एक्सपेरिमेंट फॉलो कीजिए, कम्युनिज्म लाइए, ठीक है। Many non-Russians from outside the USSR, USSR भाई साहब क्या है? यूनाइटेड सोशलिस्ट, मतलब ये आपका रशिया था। Participated the Conference of the Peoples of the East and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. तो आपका भाई साहब एक इंटरनेशनल यूनियन बना। Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East, ठीक है। USSR had given socialism a global face and a world stature, ठीक है। तो ग्लोबल फेस दे दिया भाई साहब सोशलिज्म को। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, तो एक बैकवर्ड कंट्री थी रशिया, लेकिन एक ग्रेट पावर में इमर्ज हुई, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप, ठीक है। पुअर वेर बीइंग फेड, ये सारी चीजें हो गई थी। इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजंस एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड, दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड that socialist ideas still enjoyed respect among its people, ठीक है। तो सोशलिस्ट आइडियाज भाई साहब आपके एंजॉय होने लगे, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर थिंग दैट हैपेंड, दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? नो, बहुत बढ़िया।